हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हानजेन बता रहा होता है जिस लड़के के पीछे मैं पूरे 3 साल से था, उसके दिए हुए हर एक काम को मैंने बहुत ही अच्छे से किया। उसको लेके मैं इतना लॉयल था कि मैंने अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया था। लेकिन वो लड़की बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा कि मैंने सोचा था। वो मुझे बस हर जगह यूज कर रही थी ताकि उसका काम निकल सके। पर आज यहाँ पे अवेकनिंग सेरेमनी के दिन जब वो एस रैंक में पहुंची है तो उसने जो पहला काम किया वो सारे लोग के सामने मेरे साथ में ब्रेकअप करना, जिसकी वजह से मैं सारे लोग के सामने एक मजाक बन के रह चुका हूँ। लेकिन वही जब मैंने अवेकन किया तो उसके साथ साथ में सारे लोग काफी शॉक हो गए क्योंकि मेरा टैलेंट था ट्रिपल एस रैंक पे। अब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को लगता है कि वो मुझे यूज कर सकती है, इसी वजह से वो मुझे अप्रोच करने के लिए आ गई। और अभी से कुछ टाइम पहले जो लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उससे पैचअप कर लूं। और यहाँ तक कि ये लोग इतने कमीने के मेरे मना करने पे मुझे कंट्री से बैन करने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता मेरा नाम है हानजेन, थूक के चाटने वाला काम मैं नहीं करता। अगर ये लड़की लॉयल होती तो अलग बात होती, पर ऐसी कमीनी इंसान भले एस रैंक पे और ट्रिपल एस रैंक पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब जबकि मैं ट्रिपल एस रैंक में पहुंच चुका हूँ तो ऐसी एस रैंक की 36 आएंगी और 36 जाएंगी। अब तो वक्त आ चुका है इन लोगों को दिखाने का कि ट्रिपल एस रैंक की एब्सोल्यूट पावर होती कितनी है। और खासकर मैं उन लोगों को शो करूंगा जिन लोगों ने मुझे बुली करने का ट्राई किया है। वैसे आप लोग यही सोच रहे होंगे क्या कि मैं यहाँ पे कौन सी अवेकनिंग बारे में बात कर रहा हूँ, और जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने खुद ने अवेकन कर लिया है तो उसे फिर मेरी क्या जरूरत। तो इसके लिए आप लोगों को कहानी में 100 साल पहले जाना होगा जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। आज से 100 साल पहले हमारे वर्ल्ड के ऊपर एक मेट्रॉइड गिरा। वो मेट्रॉइड कोई ऐसा वैसा मेट्रॉइड नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे एक्स थे जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गए। उन एक्स के अंदर से इंसेक्ट मॉन्स्टर बाहर निकले जो कि बहुत ही बड़े और खतरनाक थे। और इसी के साथ में शुरुआत हुई ह्यूमंस और मॉन्स्टर के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग की। पर ह्यूमैनिटी उन इंसेक्ट के अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हमारे जो गन्स और टैंक्स थे वो उनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और सिर्फ कुछ टाइम के अंदर उन इंसेक्ट ने वर्ल्ड का 75% एरिया अपने अंडर में कर लिया। ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पे आ गई थी, उनके पास अब कोई चारा नहीं था। लेकिन तभी म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग पावर आना स्टार्ट हो गई। ह्यूमन सब कैपेबल हो गए थे कि वो स्पिरिचुअल कांटेक्ट कर सके। जितनी भी लड़कियां थी वो अवेकनिंग की एज पे आने के बाद में अपनी एक स्पिरिचुअल फॉर्म ले लेती है। और वहीं जितने भी बंदे वो एक टैलेंट को अवेकन करते हैं जो कि होता है स्पिरिचुअल कांटेक्ट करने का। इस तरीके से यहाँ पे ये लोग कांटेक्ट फॉर्म करके एक टीम बनाते और साथ में फाइट करते हैं। स्पिरिचुअल कांटेक्ट करने की वजह से ह्यूमैनिटी के पास में इंसेक्ट से फाइट करने की एबिलिटी आ पाई और वो जमीन के एक हिस्से को अपने लिए बचा पाए जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ सके और खुद को रिवाइव कर सके। स्पिरिचुअल मास्टर और स्पिरिचुअल वेपन दोनों की पावर्स ई रैंक से स्टार्ट होकर ट्रिपल एस रैंक तक जाती है। और इन्हीं अपनी एबिलिटी को ट्रेन करने के लिए ह्यूमंस ने एक अकेडमी बनाई जिसका नाम है किंग टैंग अकेडमी। और आज उसी किंग टैंग अकेडमी के अंदर 75th अवेकनिंग सेरेमनी है जहाँ पे सारे बच्चे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आए हैं। वहाँ पे जो लड़की टेस्ट दे रही होती है वो एक सी रैंक की स्वॉर्ड के तौर पे अवेकन करती है। टीचर बोलते ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बार ये जियाओमी की फ्रॉड सामने आओ और आके अपना हाथ स्टोन के ऊपर रख दो। जियाओमी बोलते चलो देखते आखिर मेरी किस्मत मेरे साथ में क्या करती है। जैसे जियाओमी स्टोन के ऊपर हाथ रखती है उसके अंदर से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकल लगती है और जियाओमी अपने वेपन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने के बाद में जियाओमी एक रेड कलर का स्पेयर बनती है। जियाओमी के अवेकनिंग को देख के टीचर भी काफी शॉक रह गए होते हैं। टीचर बोलते जियाओमी ने यहाँ पे एक एस रैंक के वेपन के तौर पे अवेकन किया है, एक ब्लड स्पेयर जिसके पास में 2 तरह के एट्रीब्यूट है। ये बात सुनने के साथ ही वहाँ खड़े सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। जियाओमी ने यहाँ पे एस रैंक के तौर पे अवेकन किया है। किंग टैंग अकेडमी के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर कोई भी एस रैंक नहीं आया था और ना सिर्फ वो यहाँ पे एस रैंक की वेपन बनी है बल्कि उसके पास में 2 तरह के एट्रीब्यूट है। अगर जियाओमी किसी ऐसे बंदे का वेपन बनती है जो कि एस रैंक का हो तो इसका तो क्लियर मतलब होगा कि जियाओमी पक्का से इनविंसिबल बन जाएगी। लेकिन वहाँ पे एक दूसरा बंदा बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो, जियाओमी ऐसा कुछ नहीं करने वाली क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तुम शायद से उसको जानते भी होगे, वो कमीना हानजेन। सिर्फ और सिर्फ अपने लुक्स की वजह से वो ऐसा कर पाया। लेकिन तभी हम देखते जियाओमी हानजेन के पास जाते हुए बोलती है हानजेन आज के बाद से मेरे पीछे पीछे मत आना। अब जबकि मैं यहाँ पे एस रैंक के तौर पे अवेकन कर चुकी हूँ तो हम दोनों की वर्ड्स बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जियाओमी के ये बोलने के साथ ही वहाँ पे सारे लोग हानजेन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हानजेन सोचता है कि एस रैंक के टैलेंट को अवेकन करने के बाद में तुम इतना एरोगेंट बन रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ। मैं मानता हूँ पहले तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, भले ही तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करी पर फिर भी मैं तुम्हारे पास रहा और तुम्हारा हर एक काम करता रहा। लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पावर के बारे में सोचूंगा क्योंकि जिसके पास पावर नहीं होगी उसको सारे लोग बुली करेंगे और वो चाह के भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बाकी सारे बंदे बोलते हानजेन तुम्हें क्या लगता है एस रैंक पे अवेकन करने के बाद भी वो तुम्हारे साथ में रहेगी और चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम जियाओमी के पीछे गए ना तो हम सारे लोग मिलकर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। हानजेन बोलता है और तुम लोग क्यों लगता है कि जियाओमी इतनी खास है
क्या यहाँ पे जरूरत होने की जियाओमी ही एस रैंक के तौर पे अवेकन करेगी? अभी तक मैंने अवेकन नहीं किया है, क्या पता मेरा टैलेंट जियाओमी से भी आगे निकल जाए। जियाओमी बोलती है हानजन फालतू बात करना बंद करो, एस रैंक का टैलेंट होना एक बहुत ही रेयर बात होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने वर्दी हो कि तुम्हें एस रैंक का टैलेंट मिलेगा? उसके बाद हम देखते हैं टीचर बोलते हैं अब यहाँ पे अगली बार ये हानजन की फटाफट से यहाँ पे आके स्टोन के ऊपर हाथ रख दो। हानजन आगे बढ़ते हुए स्टोन के ऊपर हाथ रख देता है पर वो स्टोन वहाँ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। हानजन बोलता है आखिर क्या हुआ, ये बिल्कुल भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? जियाओमी बोलती है हानजन जैसा कि मैंने सोचा था तुम बिल्कुल एक कचरा इंसान हो। तुम बात कर रहे थे यहाँ पे एस रैंक के टैलेंट की, तुम तो अवेकन भी नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ में यहाँ पे ब्रेकअप करके मैंने सबसे बढ़िया काम किया है। आखिर यहाँ पे तुम जैसा कच्चा मेरी जैसी गॉडेस को कैसे डिजर्व कर सकता है? वो सारे बंदे बोलते जियाओमी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उस कमीने को अपनी बेइज्जती करानी थी और देखो उसने करा ली। वैसे यहाँ पे हम लोग ए रैंक पे है, अगर तुम चाहो तो हमें चूज कर सकती हो। लेकिन अचानक से हम देखते हो स्टोन के अंदर से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकल लगती है। इस लाइट को देख के वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये लाइट तो जियाओमी से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये यहाँ पे एस रैंक की अवेकनिंग है या फिर डबल एस रैंक की या फिर शायद उससे भी ज्यादा? फाइनली हम लोग को पता चलता है हानजन के पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट आ चुका है और हानजन के स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट टैलेंट का नाम है डिवाइन अवेकनिंग। ये सब देख के जियाओमी को अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। आखिर ये पॉसिबल कैसे है? हानजन ने यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट का अवेकन कर लिया। सिर्फ यहाँ पे 100 साल के अंदर कोई एक ही सा बंदा होता है जो कि ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट का अवेकन कर पाता है। अगर बात की जाए तो ट्रिपल एस रैंक से ज्यादा पावरफुल कोई भी टैलेंट नहीं होता। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ पे हानजन को वो सब बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। वही हम देखते हैं जो बंदे अभी थोड़ी देर पहले हानजन का मजाक उड़ा रहे थे वो भी काफी शौक आते हैं। आखिर यहाँ पे हानजन किस अच्छी कैसे हो सकती है? ट्रिपल एस रैंक के कॉन्टैक्ट टैलेंट को एक्टिवेट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। जिस मास्टर ने लास्ट टाइम ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया था वो था आज से 100 साल पहले जब ह्यूमैनिटी खत्म होने की कगार पे थी। अगर वो मास्टर ने अवेकन नहीं किया होता तो पक्का से हम लोग मास्टर से हार जाते और यहाँ पे हम जैसे अवेकनर्स का वजूद तक नहीं होता। वही हम देखते हैं सारी की सारी लड़कियां हानजन समाते हुए बोल रही होती है प्लीज मुझे चूज कर लो। कोई बोलती है मैं ए रैंक का वेपन हूँ तो कोई बोलती है मैं बी रैंक पे हूँ पर मेरा एट्रीब्यूट काफी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे उन सारे लोगों को देख के हानजन काफी परेशान हो गया होता है पर हानजन वहाँ पे उन सारे लोगों का दिल तोड़ते हुए आगे तरफ बढ़ गया होता है। हानजन बोलता है मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे किसी वेपन को अभी चूज नहीं करना। आगे हम देखते हैं हानजन के सामने सिस्टम ओपन हो गया होता है जो कि हानजन को बता रहा होता है उसके स्पीड कॉन्टेक्ट टैलेंट का नाम है डिवाइन अवेकनिंग। हानजन के पास में 3 तरह की एबिलिटीज है। डिवाइन इनसाइट की हेल्प से वो किसी को भी चेक कर सकता है कि उसके पास में कौन सी तरह की एबिलिटीज है और साथ ही वो किसी भी डिवाइन स्पीड वेपन को उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आ सकता है। वही हम देखते हैं हानजन की दूसरी स्किल होती है ऑब्जर्व मी। हर एक कॉन्टेक्ट के साथ में आपके और स्पीड वेपन दोनों की एट्रीब्यूट डबल हो जाएंगे। वही हम देखते हैं थर्ड एबिलिटी होती है ग्रेट हार्मनी ऑफ हेवंस वे। इस एबिलिटी की वजह से आपके ऊपर हेवंस की ब्लेसिंग है, आप जितने चाहो उतने स्पीड कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। अभी हानजन यही सब देख रहा था तभी हम देखते हैं जियाओमी उसके पास आती है। जियाओमी बोलती है हानजन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में एस रैंक से पावरफुल टैलेंट आ जाएगा, प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर देना, मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे लगता है हम लोग को पैचअप कर लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे अकेली मैं ही हूँ जो कि एस रैंक की वेपन है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट मैं ही रहूंगी। उसके बाद हम देखते हैं हानजन जियाओमी के पावर चेक करने लगता है। हानजन को पता चलता है जियाओमी जो कि एस रैंक का वेपन है, उसके वेपन का नाम है ब्लड स्पेयर और इसके पास में 2 तरह के एट्रीब्यूट है जिसका नाम है इमॉर्टल फेरी स्पिरिट और नेवर फीडिंग। पर जियाओमी के पास में किसी भी तरह की डिवाइन एबिलिटी नहीं है। जियाओमी बोलती है हानजन तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट है, क्यों बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। अगर हानजन तुम मेरी बात मान जाते तो आज के बाद से मैं तुम्हें अपना हाथ पकड़ने दूंगी, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत करो। हानजन बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरी जो एबिलिटी डिवाइन इनसाइट उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे जियाओमी के बारे में सब कुछ चेक कर पा रहा हूँ। जियाओमी बोलती है हानजन लगता है सिर्फ हाथ पकड़ना तुम्हारे लिए इनफ नहीं रहेगा, तो फिर कैसा रहेगा, हम लोग यहाँ पे किस भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ यहाँ पे एक बार के लिए हम लोग लाइन को भी क्रॉस कर सकते हैं, मुझे पक्का से कि तुम मेरी बात को मना नहीं करोगे। हानजन बोलता है जियाओमी मुझसे दूर रहो, तुम्हारी जैसी कुतिया के अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, और ध्यान रहे मेरे आसपास दिखना मत वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जियाओमी बोलती है हानजन मैं तुम्हें तो कमाल का ऑफर दिया और तुम मुझे मना कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का ऑफर दे रही हूँ, तुम्हारे पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है, इसी वजह से हमारे बीच में रोज सिस्टम भी हो सकता है। हानजन सोचा जियाओमी काफी पावरफुल है पर इसके पास में किसी भी तरह डिवाइन टैलेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा स्पीड वेपन दिखना होगा जो कि काफी पावरफुल भी हो और उसके बाद डिवाइन टैलेंट हो। वही हम देखते वहाँ की सारी लड़कियां जियाओमी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है, तुम अभी यहाँ पे ब्रदर हानजन के सामने इतना इनोसेंट बनने की ट्राई कर रही हो और अभी से कुछ टाइम पहले ही तुम काफी एरोगेंट बिहेव कर रही थी, यहाँ तक कि तुमने ब्रदर हानजन के साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। सिर्फ यहाँ पे एस रैंक का टैलेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे पावरफुल हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कैंपस की ब्यूटी ने ई रैंक के टैलेंट को अवेकन किया, वरना तुम्हारी जैसी कुतिया कोई नहीं पूछता। तो अभी हम देखते वहाँ पे एक दूसरी लड़की बोल रही होती है, वैसे अगर बात करें कैंपस ब्यूटी की
तो भले ही वो दिखने में काफी कमाल की हो, पर सिर्फ ई रैंक पे होने की वजह से उसको इस पूरे कॉलेज के अंदर कोई नहीं पूछता। वैसे अगर ध्यान से देखा है ना तो ई रैंक भी 100 साल में एक ही बार आता है। ये भी एक बहुत ही रेयर टैलेंट है जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकता। अगर हान जेंग यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक पे होके हमारे एकेडमी के रेस्पेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, तो वहीं जिया यूई हमारे एकेडमी के रेस्पेक्ट को उतना ही गिरा रही है। जो बेवकूफ बंदा इसे चूज करेगा वो पक्का से एंट्रेंस एग्जाम को बिल्कुल पास नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखते हैं जिया सोच रही होती है आखिर मैंने क्या गलत किया, यहाँ पे सारे लोग मेरे साथ में इतना गलत बिहेव क्यों कर रहे हैं। मुझे पता है मैं बिल्कुल कचरा हूँ और मैंने यहाँ पे ई रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है। उसके बाद हम देखते हैं जिया वहाँ से रोते भागने लगती है, पर अचानक से हम देखते हैं जिया हान जेन से टकरा जाती है और बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह इससे पहले जिया नीचे गिरती हान जेन जिया को फटाफट से पकड़ लेता है। हान जेन बोलता है जिया तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। जिया शर्माते हुए बोल रही होते हान जेन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं हम देखते हैं हान जेन जिया के ऊपर अपनी डिवाइन इंसाइट्स के लिए यूज करता है। हान जेन को पता चलता है कि जिया भले ई रैंक पे हो पर उसका जो वेपन फॉर्म है वो है फुक्जीकिन जो कि एक सितार है। वहीं जिया के पास में इस वक्त किसी भी तरह का एट्रीब्यूट नहीं है, पर अगर डिवाइन एबिलिटी की बात की जाए तो वो जिया के पास में है। बस दिक्कत की बात ये उसकी डिवाइन एबिलिटी अभी तक अवेकन नहीं हुई और वहीं उसकी डिवाइन एबिलिटी के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही हान जेन के सब पता चलता है वो काफी शॉक हो गया होता है। अगर बात की जाए फुक्जीकिन की तो एक ई रैंक का स्पीड वेपन कैसे हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है फुक्जीकिन 10 डिवाइन आर्टिफैक्ट में से एक है। और बात की जाए मेरे टैलेंट की तो वो है डिवाइन अवेकनिंग, तो इसका मतलब शायद से मैं यहाँ पे फुक्जीकिन को अवेकन कर सकता हूँ। हान जेन को घूरता हुआ देख के जिया बहुत ही परेशान हो गई होती है। जिया बोलती है हान जेन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, प्लीज मुझे माफ कर देना मैंने देखा नहीं। हान जेन बोलता है जिया तुम्हें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, वह सही सही कहूँ ना तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये बोलने के साथ ही हान जेन जिया के सर के ऊपर हाथ रख देता है। हान जेन बोलता है जिया मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ में कॉन्टेक्ट करो, तो बताओ क्या तुम मेरे कॉन्टेक्ट को एक्सेप्ट करोगी। शौक होते है जिया बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट करूं। हान जेन की ये बात सुनने के साथ ही वो सारी लड़के काफी चिढ़ गई होती है। ब्रदर हान जेन आखिर आप क्या कर रहे हो, जिया एक नंबर की कचरा, उसके साथ में कॉन्टेक्ट करना आपके लिए काफी गलत होगा। उससे अच्छा हम लोग ए रैंक के वेपन्स है हमारे साथ में कॉन्टेक्ट करो, इससे आपका काफी फायदा होगा। वही हम देखते हैं जियाओमी बोल रही होती हान जेन तुम आगे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ई रैंक की कचरा चलेगी पर मैं नहीं, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो तुम्हें मेरे साथ में कॉन्टेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे किंग टैंग एकेडमी के प्रिंसिपल भी आगे होते हैं। प्रिंसिपल चैन बोलते हान जेन तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं जानता तुम अभी यंग हो और तुम बहुत कुछ करना चाहते हो और ऐसा भी हो सकता है तुम्हें इस लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा हो, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो तुम यहाँ पे ऐसे ही किसी के साथ भी स्पीड कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये ट्रिपल एस रैंक पे होने की वजह से तुम हमारे जिया कंट्री का फ्यूचर हो, तुम्हारे पास में पावर है कि तुम यहाँ पे मॉन्स्टर्स को हरा के हमारी हारी हुई जमीनों को वापस से कंट्रोल में कर सको, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करे दूंगा। रोते हुए जिया बोल रही होती हान जेन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे ई रैंक के तौर पे अवेकन किया है और तुमने ट्रिपल एस रैंक के तौर पे मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके तुमने टैलेंट को वेस्ट करोगे, मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है अभी कभी रुक जाओ हान जेन, लगता है तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, मैंने सुना यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के अवेकनिंग के बाद में तुम बहुत ही एरोगेंट हो गए हो और तुम जो मर्जी वो कर रहे हो, लगता है यहाँ पे तुम्हें पनिश करना काफी जरूरी है। ये बंदा होता है डीप ब्लू सिटी का गार्डियन जाओहू। खुश होते जियाओमी बोल रही थी मिस्टर जाओ फाइनली आप यहाँ पे आई गए, मुझे पहले से ही पता था मेरे ऊपर की दिक्कतों को देख के आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा और आप मेरी हेल्प करोगे। मिस्टर जाओ बोलते हान जेन मैंने सुना ट्रिपल एस रैंक पे अवेकन करने के बाद में तुमने यहाँ पे जियाओमी को बहुत ज्यादा बुली किया है, तुम्हें पता है ना मैं जियाओमी की बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी इसका गलत नहीं कर सकता। ट्रिपल एस रैंक का मतलब ये नहीं तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं इस पूरी की पूरी सिटी का गार्डियन हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहूंगा ना तो कोई तुम्हारा कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, तो इसी वजह से कोई भी ऐसा काम मत करना जिस वजह से मुझे काफी गुस्सा आ जाए। जियाओमी बोल रही होती हान जेन अभी मौका है, मुझसे माफी मांगो और मेरे साथ में कांटेक्ट कर लो, वरना मिस्टर जाओ तुम्हें पूरी की पूरी सिटी से ब्लैकलिस्ट कर देंगे और फिर ट्रिपल एस रैंक में होने के बावजूद भी तुम मेरे लिए कचरा बन जाओगे। हान जेन बोलता कमीनी जियाओमी तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी वर्दी हो कि तुम मेरे जैसे पावरफुल बंदे के साथ में कांटेक्ट कर सको। जियाओमी चिढ़ते हुए बोलती है हान जेन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्टर जाओ के सामने मेरी बेइज्जती करो। तो अभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ काफी गुस्सा हो गए होते हैं और वो हान जेन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं, पर इससे पहले वो अटैक हान जेन को लगता हम देखते कोई उनका हाथ रोक लेता है। वो बंदा होता है प्रिंसिपल चैन। प्रिंसिपल चैन बोलते हैं मिस्टर जाओ ऐसे भी मत करो, ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि ट्रिपल एस रैंक का अवेकनर है और मैंने यहाँ पे इसके बारे में हायर अप्स को ऑलरेडी बता दिया है, तो इसके साथ में कुछ भी करना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मिस्टर जाओ गुस्सा करते हुए बोल रहे ठीक है मैं तो जाने दूंगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा पर सिर्फ ई रैंक के हंटर के साथ में। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जिस बंदे ने मेरे सामने इतनी फालतू बात करने की हिम्मत करी है उसका फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, और अगर तुम मेरी यही बात नहीं मान सकते तो फिर मैं इस बच्चे को अभी कभी मार दूंगा और यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही में हम देखते मिस्टर जाओ सोच रहे होते हैं
बच्चे तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ को पक्का से हल बना दूंगा। तुम्हें अपनी लाइफ के बाद खुद रिग्रेट होगा कि आखिर तुम यहाँ पे जिंदा हो क्यों। हान जेन बोलता है मिस्टर जाओ, डर तो मुझे किसी के बाप से नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जिया के साथ में कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग की नजर में जिया जो भी कुछ हो मेरी नजर में बहुत टैलेंटेड है, और अगर आप लोग चाहो भी ना तो मुझे काम करने से रोक नहीं सकते। उसके बाद हान जेन बोलता है जिया तुम तो कैंपस ब्यूटी हो ना, तो मुझे एक बात है, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ में कांटेक्ट करना चाहोगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही कैपेबल हो। रोते हुए जिया बोल रही होती हान जेन प्लीज मुझे माफ करना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आज तुम यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत में फंस चुके हो। SSS रैंक पे होने के बावजूद भी तुम्हें मेरे साथ में कांटेक्ट करना पड़ रहा है। हान जेन बोलता है जिया फालतू बात करना बंद करो, अगर तुम मेरे साथ में कांटेक्ट करने लायक नहीं होती तो मैं ये काम करता ही नहीं। मेरा यकीन करो अगर तुम कैपेबल नहीं हो तो यहाँ पे कोई भी कैपेबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं हान जेन ने वहाँ पे जिया के साथ में कॉन्टेक्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है। साथ ही में हम देखते हैं हान जेन अपनी डिवाइन इनसाइट स्किल को भी एक्टिवेट करता है ताकि वो वहाँ पे जिया की डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर सके। जिया बोलती मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर निकल रही है। जब मैंने अवेकन किया था तभी मैंने इतनी पावर फील नहीं करी थी, क्या ये यहाँ पे हान जेन के साथ में कांटेक्ट करने की वजह से हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जिया वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर के अंदर हम देखते हो ट्रांसफॉर्म होके एक सितार बन गई होती है। हान जेन बोलता है फाइनली मैं जो करना चाहता था वो हो चुका है, मैंने यहाँ पे SSS रैंक के वेपन के साथ में कांटेक्ट कर लिया। सिस्टम बता रहा होता होस्ट जिया यूवेई और SSS रैंक पे आ चुकी है। इसका जो वेपन फॉर्म है वो है एंशिएंट डिवाइन वेपन फुक्जिकिन, और इसके पास जो डिवाइन एबिलिटी है वो है स्वॉर्ड वेलर और ल्यूट हार्ट। साथ ही फुक्जिकिन के पास में पूरी 3 तरह की स्किल्स है। पहली स्किल है ब्रेक थ्रू, दूसरी स्किल है क्लियर द माइंड, और वही तीसरी स्किल है ड्रैगन सोरिंग। इन सारी स्किल्स को देखने के बाद में हान जेन काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि हान जेन ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि SSS रैंक का कॉन्टैक्ट इतना पावरफुल हो सकता है। इस सोल कॉन्टैक्ट की वजह से हान जेन के पास में एक किलिंग टाइप एबिलिटी, एक हीलिंग एबिलिटी और एक सपोर्ट टाइप एबिलिटी आ चुकी है। इसका मतलब ये एक ऐसा वेपन है जिसके पास में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, और इसकी हाल से मुझे यहाँ पे किसी भी ओपन के सामने बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। सच में ये सारे लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ है, जो कि इन लोगों ने जिया को काफी कम समझा। बहुत ही जल्दी इन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर रियलिटी में जिया कितनी पावरफुल है। वही हम देखते हैं जिया भी शौक होते हुए सोच रही होती है काफी कमाल की बात है, सच में मैं यहाँ पे ई रैंक से SSS रैंक में पहुंच गई। मैंने अपनी लाइफ में कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं SSS रैंक की वेपन बनूंगी। उसके बाद वो हान जेन को गले लगाते हुए बोल रही थी हान जेन तुम्हारा थैंक यू, मुझे लगा था मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर तुम्हारे साथ में कांटेक्ट करने की वजह से मैं काफी पावरफुल बन चुकी हूँ। हान जेन बोलता है जिया कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ मेरा भी काफी फायदा हुआ है। वही हम देखते हैं मिस्टर जाओ और जियाओमी दोनों ही वहाँ जाने लगते हैं। जियाओमी बोल रही थी मिस्टर जाओ का थैंक यू, आपके यहाँ पे आने से पहले ना हान जेन मेरी बहुत ही बेइज्जती कर रहा था, अब जबकि यहाँ पे हान जेन ने मेरे साथ में कांटेक्ट नहीं किया तो आपको मेरे लिए बहुत ही पावरफुल बंदा ढूंढना होगा जो कि मेरे साथ में कांटेक्ट कर सके। मिस्टर जाओ बोलते तुम यहाँ पे हान जेन की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसकी अब लाइफ बर्बाद हो चुकी है। भले ही वो यहाँ पे SSS रैंक पे था, पर उसने यहाँ पे इतना बेवकूफी वाला काम किया है ना कि पूरा का पूरा वर्ल्ड उसको कल से गाली देना स्टार्ट कर देगा। एक ई रैंक के साथ में कांटेक्ट करना, इसका मतलब लाइफ खराब कर देना। और अभी यहाँ पे ये सारा मैटर खत्म नहीं हुआ। डीप ब्लू सिटी के अंदर मैं उसके लिए दिक्कतें लाते रहूंगा, वो इतनी इजली नहीं बचने वाला। और रही बात यहाँ पे तुम्हारे लिए, तो मैंने बहुत ही पावरफुल बंदा ढूंढ रखा है, वो बंदा भी S रैंक पे है, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कल जो यहाँ पे टेस्ट होने वाला उसके अंदर भी मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। पक्का से कल यहाँ पे उसी टेस्ट के अंदर हान जेन मारा जाएगा और तुम यहाँ पे उस टेस्ट के अंदर रैंक बनाओगी। इस डीप ब्लू सिटी के अंदर जाहू एक गॉड की तरह है, और कोई उसे पंगा लेगा तो बिल्कुल नहीं बच सकता। जियाओमी बोलती है मिस्टर जाओ का थैंक यू, सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। मिस्टर जाओ बोलते मुझे यहाँ पे तुम्हारे थैंक यू से कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारे पास पक्का से कोई ना कोई तरीका होगा ताकि तुम मुझे रिपे कर सको। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। जियाओमी बोलते आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जहाँ हम रेगुलर जाते हैं ना हम लोग वही चलते हैं, और वहाँ पे चल के मैं आपको अच्छे से रिपे कर दूंगी। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जाओ को देख के लग रहा होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनकी आंखों के अंदर से एक डार्क कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। मिस्टर जाओ बोलते फिर ठीक है चलो आज काफी मजा आने वाला है। कुछ घंटे बाद हम देखते हर जगह न्यूज फैल गई होती है कि किंग टैंग अकेडमी के हान जेन नाम के एक बंदे ने SSS रैंक के तौर पे अवेकन किया, पर एक कमजोर लड़की के प्यार के चक्कर में उसने यहाँ पे ई रैंक के साथ में कांटेक्ट कर लिया। सिटी के बहुत सारे महान लोगों का कहना था ऐसे बंदे के पास में इतनी पावर का क्या मतलब जब उसने अपनी लाइफ खराब कर ली। हमारे हिसाब से ऐसे बंदे का इस शहर में रहना बिल्कुल भी सही नहीं, इसको सिटी से बाहर निकाल दो, और इसके ऊपर यहाँ पे किंग टैंग अकेडमी के एक भी रिसोर्सेज को बिल्कुल वेस्ट मत करो। वहीं एक जगह ये भी न्यूज आ रही होती है कि जब हम लोगों ने जाहू से पूछा कि वहाँ पे क्या हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे किसी भी तरह का कमेंट करने से मना कर दिया। यहाँ पे ये बात जान के काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है
कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी उस बच्चे ने ई रैंक के साथ में कांटेक्ट करके से लिया। क्या इन लोग को यहाँ पे उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए थी? वैसे भी उसके पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट था, तो वो हमारे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता था। वहीं हम देखते सारे के सारे बंदे बोल रहे होते इस तरह कचरे को बाहर फेंक दो। हमारे हिसाब से यहाँ पे इस कमीने का पे एक पैसा भी खर्च करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इसके पास में बहुत कमाल का टैलेंट था। ट्रिपल एस रैंक के साथ में ये हमारे प्लेसेस को वापस से कंट्रोल कर सकता था। शायद से हम लोग उन कमीने मॉन्स्टर्स के पास से हमारी जमीनों को वापस ले आ पाते, पर सिर्फ यहाँ पे एक लड़की के पीछे इसने सबको बर्बाद कर दिया। आखिर हमने यहाँ पे इस कमीने को जिंदा भी क्यों रख रखा है? इसको जान से मार दो। वही हम देखते हैं मिस्टर जाओ बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, हांस जेन की नेगेटिव पीआर कराने के लिए मैंने यहाँ पे इन सारे लोगों को पैसा दिया और लगता है ये सारे लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों क्लियरली देख के लग रहा है अब यहाँ पे इस वर्ल्ड के लोगों को हांस जेन से नफरत हो चुकी है। अगर वो उनके सामने भी आएगा ना तो पक्का से हांस जेन को मार देंगे। इस तरीके से मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हम देखते हैं मिस्टर जाओ और जियाओमी के बीच में सिस्टम चल रहा होता है। मिस्टर जाओ बोल रहे थे इसी वजह से जियाओमी तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे पता है सही से रीपे कैसे किया जाता है। वैसे यहाँ पे उस कमीने की बर्बादी को देखते हुए मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तक उस बेवकूफ हांस जेन को पता नहीं था आखिर क्रूएल्टी होती क्या है। यहाँ पे इस डीप ब्लू सिटी के अंदर मैंने उसको हेल नहीं दिखा दिया तो मेरा भी नाम जाओ हूँ नहीं। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कैंटीन के अंदर जिया और हांस जेन दोनों ही लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। वही वहाँ बैठे सारे के सारे लोग हांस जेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखो ये यहाँ पे वही ई रैंक की कचरा वेपन है ना, इसने यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट की जिंदगी बर्बाद कर दी। भले ही मानते ये बंदा प्यार के अंदर पागल हो चुका था, पर कम से कम यहाँ पे जिया को तो पता था कि वो एक नंबर की कचरा है, तो वो यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के साथ में कांटेक्ट नहीं कर सकती। फिर भी उसने यहाँ पे जानबूझ के सब कुछ होने दिया। पता नहीं उसने यहाँ पे हांस जेन को बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या किया होगा। कभी कभी तो मुझे यहाँ पे इस बेवकूफ हांस जेन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। इस जिया की ब्यूटी के चक्कर में इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दिक्कत की बात यह है कि इसने यहाँ मिस्टर जाओ से पंगा ले लिया है, तो अब यहाँ पे डीप ब्लू सिटी के अंदर इसके लिए चीजें काफी हार्ड होने वाली है। उन सारे लोगों की बातों को सुन के जिया काफी एम्बेरस हो गई होती है। जिया बोलती है हांस जेन प्लीज मुझे माफ कर देना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुमको ये सारी बातें सुननी पड़ रही है। अगर तुमने मेरे साथ में कांटेक्ट नहीं किया होता तो शायद से ये सारे लोग तुम्हारी हर एक बात के ऊपर तुम्हें ऐसा ताना नहीं मार रहे होते। हांस जेन जिया के सर पे हाथ रखते हुए बोला तुम सॉरी बोलते बोलते थकती नहीं हो क्या? अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक पे हो, तो इन सारे बेवकूफ लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने की क्या जरूरत। सही सही तो कमजोर लोग के पास में कोई भी काम नहीं होता ना, तो दूसरे लोग की बुराई करने बैठ जाते हैं। तुम्हारे कैंपस की ब्यूटी और तुम्हारे पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है, तो कोई बेवकूफी होगा जो कि तुम्हारे साथ में कांटेक्ट ना करे। और साथ ही में जिया मेरी बात ध्यान सुनो, जितना खाना है उतना खा लो, क्योंकि आगे जो टेस्ट है वो काफी हार्ड होने वाला है और वहाँ पे हम लोग को बहुत ही सोल पावर यूज करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता वहाँ पे जाने के बाद में एक सेकंड के लिए भी हम लोग पीछे हटे। इन सारे लोग को वहीं पे शो कर देंगे क्या कि हम लोग की पावर कितनी है। मैं तो बस यहाँ पे यही सोचा इन सारे लोगों का फेस दिखने लायक होगा जब इन लोगों को पता चलेगा कि ई रैंक की जिया कितनी पावरफुल है। जिया बोलती हांस जेन थैंक यू, तुम बहुत ही अच्छे हो। लेकिन तभी हम देखते कोई हांस जेन को बोल रहा होता है क्या तुम ही हांस जेन हो? यह आवाज सुनने के साथ ही हांस जेन पीछे की तरफ देखता है। हम देखते हैं पीछे की तरफ जियाओमी और उसका कॉन्टेक्ट मास्टर आ गया होता है। जियाओमी के मास्टर का नाम होता है वांग लूमाओ। तो तुम हो ट्रिपल एस रैंक के जीनियस जिसके बारे में सारे लोग बाहर बात कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पे क्लियरली देख के बोल सकता हूँ तुम मुझसे भी कुछ खास नहीं। लगता है तुमने यहाँ पे बाकी सारे लोगों के सामने काफी शॉफ कर दिया। इसी वजह से उन सारे लोगों को लगता है कि तुमने पावरफुल वेपन चुना होता तो तुम इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर को बिल्कुल चेंज करके रख देते। यहाँ तक कि शायद से मॉन्स्टर्स के ऊपर भी हम लोग कंट्रोल ले पाते। हांस जेन बोलता है तुम यहाँ मेरे पास आगे सारी फालतू बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? और आखिर तुम हो कौन? जहाँ तक मुझे पता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। वांग लूमा बोलता अगर नहीं जानते तो बहुत जल्दी जान जाओगे, क्योंकि मैं इस फ्यूचर के अंदर सबसे बेस्ट मास्टर बनने वाला हूँ। मेरा नाम है वांग लूमाओ, जियाओमी का नया मास्टर। हांस जेन बोलता है जब मैंने जियाओमी को रिजेक्ट कर दिया तो उसे यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर ये जोकर ही मिला कांटेक्ट करने के लिए। सही है, मैं भी यहाँ पे देख के क्लियरली बता सकता हूँ आगे किसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। भाई ने यहाँ पे नए का पैसा दे के सेकेंड हैंड माल खरीदा है और फिर भी इसको अपने ऊपर इतना प्राउड हो रहा है। ये बात सुनने के साथ ही वांग लूमा काफी गुस्सा हो गया तो बोल रहा था फालतू बात करना बंद करो। आखिर मैंने यहाँ पे कौन सा सेकंड हैंड माल खरीदा है? तुम्हें पता है वो बहुत ही टैलेंटेड है और साथ ही में एक ऐसे रैंक की वेपन है। मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, इसके साथ में मैं वर्ल्ड का नंबर 1 मास्टर बन पाऊंगा। हांस जेन बोला तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पक्का से बन पाओगे। बस मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में सोच के काफी हंसी आ रही है। जियाओमी बोलती है वांग लूमाओ इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये सारे लोग बहुत बड़े कमीने हैं। ये लोग बस तुम्हें यहाँ पे भड़काने के लिए कुछ फालतू बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हांस जेन के साथ में कांटेक्ट नहीं किया ना, इसी वजह से उसके बाद काफी चुप रही है। हम लोग वैसे भी यहाँ पे इन लोग के लेवल तक बिल्कुल नीचे नहीं गिर सकते। मुझे पता है बहुत ही जल्दी ये लोग डीप ब्लू सिटी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, एक ऐसे बैरन लैंड के अंदर जहाँ पे इन लोग की लाइफ खराब हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे इसके अंदर पूरी की पूरी हांस जेन की गलती है। मैंने इसको ऑफर दिया था पर इसने मेरी बात नहीं मानी और अब ये यहाँ पे चाह के भी अपने बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पे इसके पास रुके सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। चलो यहाँ चलते हैं।
वैसे भी जल्दी यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे सारे लोग को पता चल जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। जब हान जैन की एक भी रैंक नहीं आएगी तब इसे पता चलेगा घमंड में आके जिया के पीछे जाना कितना बड़ा मिस्टेक था। वही हम देखते जाते जाते लूमा बोल रहा होता है, हान जैन तुम मेरा वेट करना, टेस्ट के अंदर मैं तुम्हें कम्प्लीटली शो कर दूंगा कि हम लोग के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। आगे हम लोग को एक एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेस्ट होने वाला था। अनाउंसर बोल रहे होते सारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ही जल्दी ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस टेस्ट के अंदर हर एक स्टेज में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है और अगर तुम लोग यहाँ पे सिंपली एक स्टेज ही पार कर देते हो तो उसको सक्सेस माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे तुम सारे लोग गुड लक बोलता हूँ, अच्छे से एग्जाम देना। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहली टीम के साथ में। सबसे पहले बारी यहाँ पे जियाओमी और वांग लूमाओ की। चलो फटाफट से एरिना के अंदर आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जियाओमी और लूमाओ दोनों ही एरिना के अंदर आगे होते हैं। लूमा बोलता है जियाओमी बारी आ चुकी है, हम सारे लोग को शो करे क्या कि हम लोग कितना पावरफुल है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग के सामने एक बड़ा सा गेट ओपन होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट बाहर निकलता है। वो बीस्ट होता है ब्लैक मोथ ब्लग, जो कि पता नहीं कहाँ से इन लोगों को ब्लैक दिख रहा है। साथ ही में इस टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल है 7। लूमा बोलता है जियाओमी ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ वेपन फॉर्म में आ जाओ। वैसे भी यहाँ पे लेवल 7 के मास्टर को हराने में हम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। जियाओमी के वेपन में चेंज होने के साथ ही लूमाओ फाइट करने रेडी हो गया होता है और क्योंकि यहाँ पे जियाओमी और लूमा दोनों ही एस रैंक पे थे, इसी वजह से सिर्फ एक अटैक के अंदर वो उस मॉन्स्टर को नीचे की तरफ गिरा देता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी इंजर्ड हो जाता है और अब उस मॉन्स्टर को फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही होती है, यहाँ तक कि वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा होता। फाइनली हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक अटैक के साथ में लूमा उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा कर देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। इस फाइट को देखने के बाद में सारे बंदे काफी खुश हो गए होते हैं। सच में जब यहाँ पे एक एस रैंक के मास्टर को एस रैंक का वेपन मिले तो ये टीम काफी खतरनाक हो जाती है। तुमने देखा यहाँ पे इन लोगों ने लेवल 7 के मॉन्स्टर को कितना इजीली हरा दिया। सिर्फ यहाँ पे कुछ ही अटैक के अंदर वो स्पेयर इतनी मोटी स्किन के आर पार हो गया था। काश मैं भी यहाँ पे एस रैंक पे होता और मेरी पावर इतनी कमाल की होती। वहीं हम देखते हैं कंट्रोल रूम के अंदर बहुत सारे लोग ये मैच देख रहे होते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है ये अटैक काफी कमाल का था। वैसे देखा जाए तो शायद से हम यहाँ पे इस बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे और पावरफुल बंदे आएंगे नहीं आएंगे, और कोई भी नहीं आया ना तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि शायद से इसे काम चल जाएगा। पास ही में वी किंग नाम का एक बंदा होता है जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। वी किंग बोलता है लेकिन मास्टर एक लेवल 7 के मास्टर को मारने में इस बच्चे ने यहाँ बहुत सारे अटैक लगा दिए। मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस बच्चे को टैलेंट नहीं कह सकते, बल्कि ये नॉर्मल तौर पे एक लेबर कहलाएगा जो कि एक छोटे से काम को करने में भी काफी टाइम लगा रहा है। मास्टर वी किंग को टपली मारते हुए बोल रहे होते फालतू बात करना बंद करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हेड हो, अपने मुंह से ऐसी कोई फालतू बात मत निकाल दिया करो। अगर तुमने वापस ये काम किया ना तो मैं फिर ये मानूंगा कि तुम मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हो और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। वी किंग बोलता है मास्टर आप क्या बात कर रहे हो, ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है और ना मेरी औकात कि मैं यहाँ पे आपके ऑर्डर्स के खिलाफ जा सकूं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और से मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे कि आप बिल्कुल भी ऑफेंड हो। वहीं पे पास में सेकंड डिस्ट्रिक्ट का भी हेड होता है जिसका नाम होता है लिन जिनजुआन। लिन जिनजुआन बोल रहा होता है कैसे रैंक के होने के तौर पे इन लोगों को इस लेवल 7 के मास्टर को एक हिट मारना चाहिए था। जितना मैंने सुना था ना ये उससे 20% वीक है। मुझे लगता है स्पीड वेपन की लाइफस्टाइल के अंदर डिसिप्लिन की काफी कमी है, इसी वजह से वो यहाँ पे बिना किसी बात के ही स्पीच एनर्जी रिलीज कर रही है। ये उतनी पावरफुल नहीं जितने शॉक होने ट्राई कर रही है। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते हैं जाहू काफी शॉक आता है। जाहू बोलता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी ये और ज्यादा अच्छा करेगी और पावरफुल बनेगी। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे जियाओमी को उतना स्ट्रिक्टली नहीं सिखाया, इसी वजह से उससे यहाँ पे इतनी सारी गलतियां हो रही है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इसके ऊपर काम करूंगा। वहीं हम देखते अनाउंसर बता रहे होते हैं आप लोगों ने यहाँ पे लेवल 7 के मास्टर को हरा के यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया है। साथ ही में इन लोगों ने यहाँ पे किंगटन एकेडमी के पहले वाले डिफिकल्टी लेवल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो कि था लेवल 6 के मास्टर को हराने का। सच में ये लोग यहाँ पे एस रैंक होने के लायक है। सच में हान जैन कितना बड़ा बेवकूफ है जो कि उसने यहाँ पे इतने पावरफुल स्पीड वेपन को छोड़ के उस कचरा ई रैंक की वेपन को चुना। मुझे उसका फेस देखना है कि यहाँ पे ये सब देख के वो कैसे रिएक्ट करता है। सच में उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा होगा। वहीं हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगली बारी हान जैन की है। जब यहाँ पे इतने सारे लोग के सामने ट्रिपल एस रैंक पे होने के बावजूद भी इसकी काफी बेइज्जती होगी ना, तब उसे पता चलेगा कि उसे यहाँ पे जियाओमी को चूज कर लेना चाहिए था। टीचर बोल रहे थे ठीक है अब यहाँ पे शोर करना बंद करो क्योंकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट टीम को बुलाने वाला हूँ। नेक्स्ट टीम के अंदर भी एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने यहाँ पे एक वीक कॉन्टेक्ट किया है। अब देखते हैं ये लोग यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। हान जैन और जिया यूवेई दोनों स्टेज के ऊपर आ जाओ क्योंकि अब यहाँ पे तुम लोग की बारी है।
उसके बाद हम देखते हैं हांसेन और जिया दोनों ही गेट के सामने जाके खड़े हो गए होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पे कुछ देख के हांसेन काफी शॉक हो आता है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं। वहाँ पे लेवल 1 के पूरे 10 ब्लैक मोथ बग्स होते हैं। शॉक होते हैं हांसेन बोलता है 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे 10 बग्स क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पे इसका क्लियर मतलब ये नहीं कि हम लोग साथ में चीटिंग हो रही है? इन लोगों ने एकदम से यहाँ पे हम लोग के लिए डिफिकल्टी इतनी हार्ड कैसे कर दी? जिया बोलती है हांसेन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे 10 मॉन्स्टर नहीं होने चाहिए थे। अभी अभी यहाँ पे एस रैंक वालों की डिफिकल्टी इतनी हार्ड नहीं थी, तो हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं हम देखते हैं वहाँ बैठे सारे लोग एरिना के अंदर मॉन्स्टर्स को देख के काफी शौक आते हैं। हांसेन ने मिस्टर जाओ से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं मिस्टर जाओ यहाँ पे हांसेन को सारे लोगों के सामने टारगेट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कमाल की बात यह कि सब कुछ जानते हुए भी हांसेन कुछ नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं वैसे यहाँ पे ये सब कुछ हांसेन डिजर्व करता है। उसने यहाँ पे ई रैंक के सोल वेपन के साथ कॉन्टेक्ट करके पूरे वर्ल्ड का हेट अपनी तरफ ले लिया है। उसे लगा था कि वो यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक पे होकर जो चाहे वो कर सकता है, यहाँ तक कि ई रैंक से कॉन्टेक्ट करके भी वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं पावरफुल हांसेन आगे क्या करता है। वहीं हम देखते हैं टीचर बोल रहे होते हैं फालतू बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल है ना वो हर एक बंदे के हिसाब से अलग अलग होता है, और तुम खुद ही देखो हांसेन के पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है, तो इसका मतलब उसकी पावर दूसरे लोग के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगी। यही वजह है कि उसका डिफिकल्टी लेवल भी 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं रखते तो सारे लोग के साथ में काफी अनफेयर होगा। वहीं हम देखते हैं उस टीचर को याद आ रहा होता है कि उसको मिस्टर जाओ ने बोला था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हांसेन के लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल कर देना। मैं नहीं चाहता यहाँ पे हांसेन इस टेस्ट को पास करे। उसने मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत करी है, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क होना चाहिए। हांसेन प्लीज मुझे माफ करना, एक टीचर होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ, पर सही सही कहो तो तुमने यहाँ पे मिस्टर जाओ से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिस्टर जाओ इस डीप ब्लू सिटी के गार्डियन है, और इस सिटी के अंदर वही होता है जो कि मिस्टर जाओ चाहते हैं। तुम्हारे ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट के होने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने बड़े बंदे से पंगा लेके तुमने अपना फ्यूचर खराब कर लिया है। वहीं हम देखते हैं आईना के अंदर उन सारे के सारे मॉन्स्टर को जो कि हांसेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वही हांसेन जो कि काफी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। हांसेन बोलता है तुम लोग क्या लगा था इस डिफिकल्टी लेवल को देख के मैं काफी डर जाऊंगा? सही सही कहो तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे काफी अब मजा आ रहा है, क्योंकि जितना हार्ड टेस्ट होगा इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास करने में उतना ही मजा आने वाला है। चलो यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर को आना है आ जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये बोलने के साथ ही वो उन मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। वहीं हम देखते हैं हांसेन के डिवाइन वेपन फुक्सिकिन की फ्रीक्वेंसी की वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक ही झटके मारे जाते हैं, और ये डिफिकल्ट टेस्ट शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाता है। वहीं हम देखते हैं हांसेन के इतने पावरफुल अटैक को देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ये तो इंस्टेंट किल था, आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि सच में यहाँ पे हांसेन ने ई रैंक के स्पीड के साथ कॉन्टेक्ट किया है? लेकिन अगर यहाँ पे एक ई रैंक की स्पीड वेपन जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं वो इतनी पावरफुल हो सकती है, इसका मतलब मैं तो यहाँ पे उससे बहुत बड़ा कचरा हूँ। वहीं हम देखते हैं हांसेन की पावर को देख के वहाँ पे सारे टीचर्स भी काफी शॉक हो गए होते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर हांसेन इतना पावरफुल हो क्या सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हांसेन के मैच को देख रहे वीकिंग बोल रहे होते हैं जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरे 30 सेकंड लिए थे, पर ये बच्चा तो मुझसे भी कमाल का निकला, इसने ये काम सिर्फ 1 सेकंड में कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पे आना बिल्कुल वेस्ट नहीं गया, शायद से हम लोग को एक बहुत ही कमाल का टैलेंट मिल सकता है। वही हम देखते हैं लिन जिनजुआन बोल रहा होता है 1 मिनट को, मैं मानता हूँ ये बच्चा बहुत ही पावरफुल है, पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो टेस्ट के रूल होते हैं वो नॉर्मली इतने हाई नहीं होते। आखिर यहाँ पे इस बच्चे के लिए टेस्ट की डिफिकल्टी को इतना हाई क्यों किया गया है? पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला है। ऐसा लग रहा है इस बच्चे हांसेन को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। मिस्टर जाओ बोल रहे होते हैं हमने यहाँ पे काम जानबूझ के किया है ताकि हम यहाँ पे इस बच्चे को सबक सिखा सके। ट्रिपल एस रैंक पे होने के बावजूद भी इस बच्चे ने ई रैंक के साथ में कॉन्टेक्ट कर लिया। हम नहीं चाहते सिटी के अंदर और बहुत सारे यंग लोग इसकी तरह ऐसी बेवकूफी करे। इसी वजह से हम लोग एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि जो भी सिटी के अंदर ये सारा काम करेगा उसको काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जाओ सोच रहे होते हैं ये कम ट्रिपल एस रैंक पे होने की वजह से बहुत ही पावरफुल है। इतनी वीक ई रैंक के वेपन होने के बावजूद भी इसने काम इतनी इजीली कर लिया। अगर इसके पास में एक पावरफुल वेपन होती तो पता नहीं ये क्या करता। यहाँ पे 10 वेपन्स को 1 सेकंड के अंदर मार देना बिल्कुल मजाक की बात नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे ये मैटर खत्म नहीं हुआ, मैं भी देखता हूँ आगे क्या कर पाता है। वीकिंग बोल रहा था मेरे हिसाब से इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। वैसे भी जब हम लोग टेस्ट दिया करते तो हमारा भी डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा ही हुआ करता था। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने इन बच्चों के ऊपर काफी ढील बरत दी, इसी वजह से ज्यादातर नए बच्चे काफी वीक हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे टाइम आ चुका कि हम इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दे, इससे इन बच्चों का रियल टैलेंट बाहर निकलेगा। वही हम देखते हैं मास्टर बोल रहे थे ठीक है इस बच्चे के टेस्ट को कंटिन्यू रखो। मैं यहाँ पे क्लियरली देखना चाहता हूँ इस बच्चे की लिमिट कहाँ तक जाती है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल दिख रहा है कि ये बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस टेस्ट का स्टेज 2 स्टार्ट हो गया होता है, और अब यहाँ पे डिफिकल्टी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज कर दी होती है। इस बार 10 नहीं बल्कि 20 मॉन्स्टर आए होते हैं।
जिनका साइज और पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। हान जेन बिल्कुल देरी नहीं करता और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। हान जेन की स्किल का नाम होता है म्यूजिक ऑफ एब्सोल्यूट फायर। हम देखते हैं स्किल की वजह से म्यूजिक के साथ साथ एक काफी खतरनाक एब्सोल्यूट फायर बाहर निकलती है, जो कि उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है और सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो सारे के सारे मॉन्स्टर मारे गए होते हैं। हान जेन बोलता है ये 20 मॉन्स्टर मेरे लिए काफी नहीं, अगर तुम लोग को मुझे हराना है ना तो डिफिकल्टी काफी हाई करना होगा, ऐसे काम नहीं बढ़ने वाला। वही हम देखते ऑडियंस में बैठे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते ये कमीना हान जेन काफी एरोगेंट हो रहा है। वैसे एरोगेंट होने वाली बात भी है, इसने यहाँ पे ई रैंक के साथ में कॉन्टेक्ट किया और अब यहाँ पे हान जेन ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कि किसी के लिए इम्पॉसिबल हो। हान जेन की इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के बाद में आखिर मिस्टर ज़ाओ पूरी दुनिया को अपना फेस कैसे दिखाएंगे। वही हम देखते हैं हान जेन की परफॉर्मेंस को देख के वी किंग बहुत ही खुश हो गया होता है। वी किंग बोलता है ये बच्चा बहुत ही कमाल का है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मेरे साथ आएगा। वही हम देखते हैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट के लीडर ये क्यू को, जो कि वी किंग से बोल रहे होता है तुम्हारा फर्स्ट स्क्वाड है उसके अंदर मरने का खतरा बहुत ज्यादा है और हान जेन अभी बहुत ज्यादा यंग है, उसके लिए वहां पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। एक काम करते हैं अभी के लिए हान जेन को मैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट मान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में हान जेन को मौका मिलेगा कि वो ग्रो कर पाए और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। वी किंग बोलता है ये क्यों फालतू बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा है तुम मेरे पास से हान जेन चुराने का ट्राई कर रहे हो, और मेरी बात ध्यान सुनो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हान जेन मेरे साथ ही आएगा। ये क्यों बोल रहा था वी किंग तुम्हारे साथ तुम्हारा स्क्वाड नहीं है तो मुझे यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला इतना कैपेबल तो हूँ ही कि मैं तुमसे फाइट कर सकूं। वी किंग बोलता है ये क्यों लगता है तुम्हें मार खाए हुए काफी टाइम हो चुका है, लगता है यहाँ पे आज ही वो दिन है जिस दिन वापस मार खाओगे। लेकिन तभी उन लोग के फाइट के बीच में फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के लीडर शेन जेकी पहुंचता है। शेन जेकी बोलता है ब्रदर वी ब्रदर यी, आप दोनों के दोनों ही बैटलफील्ड और डिफेंसिव पोजीशन में हो, इसी वजह से हान जेन का आपके साथ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। क्यों ना ऐसा हो कि हान जेन मेरे साथ में फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाए, वहाँ पे वो इजीली रिलैक्स को एक्सप्लोर कर पाएगा और अलग अलग जगह पे जाके उसे बहुत कुछ हो सकता है। उसकी ये बात सुनने के साथ वी किंग और ये के दोनों ही काफी गुस्सा हो गए होते हैं। फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा कहाँ से नंबर आ गया। मास्टर बोलते शोर करना बंद करो, मुझे यहाँ फोकस करने दो, जहाँ देखो वहाँ तुम लोग अपनी जंगली हरकतें चालू कर देते हो। तुम लोग का मास्टर होने के तौर पे मुझे यहाँ पे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। मास्टर की बात सुनने के साथ ही वो तीनों काफी शौकात बोलते मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब से हम लोग बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे। उसके बाद मास्टर बोलते जिनजुआन इस टेस्ट के बारे में आखिर तुम क्या सोचते हो। जिनजुआन बोल रहा होता है मेरे हिसाब से ये टेस्ट किसी भी काम का नहीं, हालांकि यहाँ पे ब्लैक बीटल मॉन्स्टर की स्किन काफी मोटी होती है, लेकिन इस बच्चे के म्यूजिक के अंदर रेस्टर्निंग इफेक्ट है, जिसकी वजह चाहे इसके सामने कितने मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो यहाँ पे सबको इजीली हरा देगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे इस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और अगर हमें उसे टेस्ट करना है तो इसके लिए सबसे हाई लेवल का टेस्ट रखना चाहिए, फिर हम लोग यहाँ पे क्लियरली सोच पाएंगे इस बच्चे के साथ में क्या करना है। मास्टर बोलते फिर ठीक है हम लोग यहाँ पे सबसे हाई लेवल का टेस्ट करेंगे ताकि हम लोग क्लियरली पता चले इस बच्चे के पास कितना टैलेंट है। वही हम देखते हैं मिस्टर जाओ को, जो कि उन लोग की बातों को सुन रहा होता है। मिस्टर जाओ सोच रहा होता है सबसे हाई लेवल का टेस्ट, ये तो काफी कमाल की बात है। हान जेन मैं भी यहाँ पे देखता हूँ तुम इस मैटर कैसे हैंडल करोगे, तुमने यहाँ पे वीक मॉन्स्टर को तो इजीली हरा दिया पर अब नहीं हरा पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे सामने बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वापस आने का सीन दिखाया जाता है। टीचर बोलते हैं यहाँ पे हमारे सुपीरियर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, वो चाहते हैं हम लोग यहाँ पे हान जेन के टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल को सबसे ज्यादा हाई लेवल पे कर दे, तो इसी वजह से अब यहाँ पे हान जेन के लिए थर्ड डिफिकल्टी स्टेज आएगा, जिसके अंदर 10 सेकंड लेवल के जाइंट आर्मर डिजार्ड होंगे, वहीं 10 सेकंड रैंक की थंडरबर्ड्स होगी। सेकंड रैंक के जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और भले यहाँ पे हान जेन ट्रिपल एस रैंक पे है फिर वो उनसे नहीं जीत पाएगा, और फिर भी हाई रफ चाहते हैं कि वो यहाँ पे हान जेन की पावर को सही से टेस्ट करे। इसी वजह से अब यहाँ पे इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस में खड़े सारे लोग बोल रहे थे एक मिनट को, क्या यहाँ पे काफी गलत नहीं हो रहा है। इन लोगों ने यहाँ पे हान जेन के टेस्ट को थर्ड स्टेज तक लेके चले गए, जबकि जो एस रैंक का बंदा था उसने भी यहाँ पे फर्स्ट रैंक का टेस्ट दिया था। अगर बात की जाए जाइंट आर्मर लिजार्ड की तो वो डिफेंस टाइप मॉन्स्टर है और वहीं जो थंडरबर्ड से उनका अटैक काफी खतरनाक डैमेज देता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों मॉन्स्टर के कॉम्बिनेशन की वजह से ये टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है, यहाँ तक एक सेकंड रैंक के मास्टर के लिए इसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हान जेन जिसने कि अभी यहाँ फर्स्ट रैंक के तौर पे वेकन किया है वो तो पक्का से ये काम नहीं कर पाएगा, उल्टा यहाँ पे इस टेस्ट की वजह से हान जेन की लाइफ बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। वहीं हम देखते हैं हान जेन बोल रहा होता है फाइनली यहाँ पे टेस्ट आया, जिसको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे काफी सीरियस होने की जरूरत है, लगता है फाइनली अब यहाँ पे कम से कम ये बैटल एक सेकंड के अंदर खत्म नहीं होगी। लू मा बोल रहा होता है हान जेन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इतने पावरफुल मॉन्स्टर के सामने से सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी वापस आएगी
उसके बाद हम देखते हैं लिजार्ड और थंडरबर्ड दोनों ही हानजेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थंडरबर्ड हानजेन के ऊपर एक काफी खतरनाक सोनिक अटैक करती है। हानजेन बोलता चलो मेरे सोल्जर्स बाहर निकलो, इन लोग को दिखाओ कि आखिर यहाँ पे रियल अटैक होता क्या है। हानजेन के फुगजी किन को प्ले करने के साथ ही उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं जो कि सीधे उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोग का अटैक इतना खतरनाक होता है कि लिजार्ड का पावरफुल डिफेंस भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता। तो अभी हम देखते हो सारी थंडरबर्ड सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करती है। उस अटैक के लगने की वजह से वो सोल्जर्स गायब होना स्टार्ट कर देते हैं। हानजेन बोलता है ठीक है बारी आ चुकी है कि मैं यहाँ पे एक और स्किल यूज करूँ। उसके बाद हम देखते हैं हानजेन ब्रेक थ्रू सॉन्ग का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया होता है, यहाँ तक कि वो थंडर अटैक भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है कि मैं तुम लोग खत्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर इतना भी कुछ खास नहीं बचा। शौक होते सारे बंदे बोल रहे होते 1 मिनट को आखिर पॉसिबल कैसे है। हानजेन यहाँ पे थंडरबर्ड के अटैक के अंदर से इतनी इजीली निकल पाया। आगे हानजेन की पावर है कितनी, यहाँ तक कि हानजेन इन मॉन्स्टर के ऊपर काउंटर अटैक भी करने वाला है। कैसे में यहाँ पे फर्स्ट रैंक का मास्टर बहुत सारे पावरफुल 20 सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को इतनी इजीली हरा देगा। क्या ये है एक ट्रिपल एस रैंक की पावर। लगता है यहाँ पे हम सारे लोगों ने हानजेन की पावर को बहुत ही अंडरएस्टिमेट किया। भले उसके पास में ई रैंक का सोल वेपन है पर फिर वो हम सारे लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अभी हम देखते हैं बाकी जितने मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों ने हानजेन को घेर लिया होता है और वहीं हम देखते हैं हानजेन अपनी ब्रेक थ्रू स्किल यूज करता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो सारे के सारे मॉन्स्टर मारे गए होते हैं। ये देख के शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं हानजेन ने इस टेस्ट को वापस से पास कर लिया। सच में यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे भी है जो कि मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे हानजेन की पावर को देख लो। मैंने आज से पहले किसी भी ट्रिपल एस रैंक को अपने सामने फाइट करते नहीं देखा था, पर आज मैंने खुद की आंखों से देख लिया एक ट्रिपल एस रैंक और एस रैंक के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। शौक होते हुए लूमा बोल रहा होता है कि इस बंदे के पास में कितनी पावर है। ये यहाँ पे हम सारे लोग के सामने अपनी पावर को छुपा रहा था। इसने यहाँ पे सेकंड रैंक के इतने सारे मॉन्स्टर को इतनी इजीली हरा दिया। मैंने आज से पहले टेस्ट के अंदर किसी को भी ये काम करते हुए नहीं देखा था। वहीं हम देखते हैं टीचर बोलते हैं हानजेन ने यहाँ पे 3rd डिफिकल्टी स्टेज को भी पार कर लिया है। सच में हानजेन तुमने यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। शौक होते हैं वी किंग बोल रहा होता है ये बच्चा तो बहुत ही कमाल का निकला, मैंने इसके बारे में इतना इमेजिन नहीं किया था। जायंट आर्मर लिजार्ड और थंडरबर्ड दोनों ही बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है और इसने यहाँ पे ऐसे 20 मॉन्स्टर को सिर्फ 2 अटैक के अंदर हरा दिया। सच में ये बहुत ही बड़ी चीज है, आखिर एक बच्चा से कैसे कर सकता है। लिन जिनजुआन बोल रहा होता है इसकी जो म्यूजिक स्किल्स है वो भी काफी कमाल की है। उसने अपने म्यूजिक की हेल्प से अपनी स्पीड को 20 गुना बढ़ा लिया था, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। वही हम देखते हैं मास्टर सोचे तो काफी अजीब बात है कि हानजेन के सोल वेपन जिया यूवेई सच में एक ई रैंक की सोल वेपन है या फिर यहाँ पे हम लोग से कुछ छुपाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर बोल रहे होते हैं एफओ मेरे पास आओ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ओल्ड बटलर काफी स्पीड से आ गया होता है। एफओ बोलता है मास्टर बताइए आखिर आपका क्या ऑर्डर्स है। मास्टर बोलते हैं तुम्हारे पास में एबिलिटी है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर स्पीड की रैंक जानने का, तो तुम एक काम करो फटाफट से जाओ और जिया यूवे की रैंक चेक करो। मुझे जानना है कि आखिर यहाँ पे जिया की रियल रैंक क्या है, क्योंकि जो हम लोग को बताई जा रही है ना वो तो पक्का से फेक है। एफओ बोलता है मास्टर मुझे पता था कि आप ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जिया की रैंक चेक करी, पर सही कहूँ तो बहुत बार चेक करने के बाद में पता नहीं कर पाया कि आखिर वो है क्या। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जिया यूवे और मिस लिनजेन दोनों ही एक तरह के सोल वेपन्स है। मास्टर बोलते तुम्हारे कहने के हिसाब से बिल्कुल लिनजेन की तरह ही जिया की पावर्स को अवेकनिंग स्टोन ने ई रैंक के तौर पर आइडेंटिफाई किया, पर बात की जाए उसके टैलेंट की तो पता नहीं लग पाया। और शायद से यहाँ पे हानजेन के साथ में कांटेक्ट करने की वजह से उसकी पावर्स अवेकन हो पाई और अब वो यहाँ पे इतनी पावरफुल बन चुकी है। एफओ बोलता है मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है हमारी जो मिस लिनजेन है उनके साथ भी यही सेम काम हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है हानजेन की हेल्प से वो अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर पाए। मास्टर बोलते तो काफी अजीब बात है, अगर यहाँ पे ये बात सच हुई ना तो हानजेन का लिनजेन से मिलना बहुत ही जरूरी है। शायद से यहाँ पे लिनजेन का फ्यूचर भी से भी चेंज हो सकता है। वैसे हमारी जो लिनजेन है उसने भी ई रैंक के तौर पे अवेकन किया है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके सोल वेपन का नाम क्या है। एफओ बोलता है मिस लिनजेन के सोल वेपन का नाम सेनोंग कॉल्ड्रॉन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हानजेन बोल रहा होता है टीचर मैं अभी रुकना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं इस टेस्ट को आगे कंटिन्यू करूँ। टीचर बोलते हैं हानजेन मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम श्योर हो, क्योंकि आगे के टेस्ट बहुत ही खतरनाक है, शायद से तुम यहाँ पे उन टेस्ट को बिल्कुल भी हैंडल ना कर पाओ। हानजेन बोलता सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का से यकीन है मैं काम कर पाऊंगा। उसके बाद टीचर बोलते फिर ठीक है मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, बस हानजेन तुम ध्यान रखना क्योंकि तुम हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही पावरफुल एसेट हो, तुम्हारे साथ में यहाँ पे कुछ भी हुआ ना तो जवाब देना काफी भारी पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे हानजेन के सामने 4 स्टेज की डिफिकल्टी आ गई होती है, जिसके अंदर पहले के मुकाबले बहुत ही पावरफुल और बड़े मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं। ना सिर्फ उनका रैंक बहुत हाई होता है बल्कि उनकी स्पीड भी इतनी फास्ट होती है कि हानजेन भी बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। जैसे ही सेंटीपीड मॉन्स्टर हानजेन के ऊपर अटैक करता है हानजेन अपनी एबिलिटी की हेल्प से उसको एक झटके में मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं हानजेन बाकी सारे मॉन्स्टर के आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे तुम लोगों से फाइट करके मैं अपनी लिमिट को चेक करूंगा,
मुझे जानना है मैं यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर आगे कहाँ तक जा सकता हूँ। उसके बाद हानजेंग अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हुए उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। ऐसे ही करते करते हानजेंग आगे बढ़ रहा होता है और वो स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7, यहाँ तक स्टेज 8 को भी पार कर लेता है। सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर हानजेन ने उस पूरे एरिना के अंदर लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं। इतने राउंड्स के अंदर अभी तक कोई मॉन्स्टर उसको टच तक नहीं कर पाया। घबराते हुए टीचर बोल रहे होते हानजेन, तुम यहाँ पे लगातार 9 राउंड जीत चुके हो, ऑलरेडी तुमने यहाँ पे टॉप रैंक हासिल कर ली है, तुम चाहो तो रुक सकते हो। हानजेन बोलता है टीचर मुझे अभी नहीं रुकना, कम से कम मुझे यहाँ पे स्टेज 10 को पार करना है। गुस्सा करते हुए टीचर बोल रहे थे हानजेन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, यहाँ पे इस टेस्ट के स्टार्ट होने के साथ ही आज तक कोई भी स्टेज 10 को पार नहीं कर पाया, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसको पार कर पाओगे? इसके अंदर जान जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है, मैं तुमसे ये कहूंगा प्लीज ये मत करो। वहीं हम देखते ऑडियंस में बैठे सारे बंदे बोल रहे थे मैं मानता हूँ हानजेंग बहुत ही कमाल का है, पर फिर भी चाहे जो ही बात है हानजेंग ने यहाँ पे अभी अभी अवेकन किया है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो यहाँ पे लेवल 10 के मॉन्स्टर को बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ पे सिंपली टॉप रैंक हासिल करने के बावजूद भी अपनी लाइफ को इतने बड़े खतरे में डालना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दूसरा बंदा बोल रहा था 10 डिफिकल्टी लेवल इस पूरे टेस्ट का फाइनल लेवल है, उसके अंदर मॉन्स्टर बाहर निकलेगा ना वो एक 3rd रैंक का बीस्ट होगा। अगर हानजेंग को बिल्कुल ही मरने का शौक नहीं है तो उसे यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए। एक समझदार इंसान को पता होना चाहिए कि उसे कहाँ पे रुकना है। हानजेंग चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो इनविंसिबल तो नहीं है ना। वी किंग बोल रहा होता है हानजेंग तुम काफी कमाल के हो, जब मैंने ये टेस्ट दिया था ना तब मैं डिफिकल्टी लेवल 9 तक पहुंचा था, पर वो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था जो कि 100 साल के अंदर किसी ने भी नहीं किया था, पर तुमने यहाँ पे बिना किसी खरोच के मेरा लेवल पार कर दिया और अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाले हो जिसको पार करना फ्यूचर में आने वाले सारे लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। लिन जिनजुआन बोल रहा होता है ठीक है मैंने अभी डिसाइड कर लिया, ये जो बच्चा है ना इसके अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो ये मेरे डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर ही आएगा। ये सुनने के साथ ही वी किंग अपनी एनर्जी रीच करने लगता है। वी किंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हानजेन आएगा तो डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर ही, मैंने पहले ही हानजेन को सिलेक्ट कर लिया था और तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता होगी ना पहले आओ पहले पाओ, और अगर यहाँ पे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तुम उसे कम्पीट करो, देखते हैं यहाँ पे कौन लायक है हानजेन को अपनी टीम में लेने के। लिन जिनजुआन बोलता है अच्छा ऐसी बात है कम्पीट करना होगा, वैसे ही सही कहूँ तो वी किंग तुम्हें डर किसको लगता है, अगर तुम्हें कम्पीट करने का इतना ही मन है तो मैं यहाँ पे हानजेन के लिए कम्पीट कर सकता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वही हम देखते हैं आईना के अंदर टीचर बोल रहे होते हैं हानजेन अगर तुम्हें यहाँ पे 10 डिफिकल्टी लेवल में जाना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे दूंगा, पर अभी मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ तुम्हारी हालत काफी खराब है, तुम यहाँ पे लगातार फाइट कर रहे थे तो तुम काफी थक भी गए होगे और तुम नहीं तो कम से कम तुम्हारे सोल में तो थकी गई होगी, तो चाहे तुम स्टेट के अंदर कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम जीत नहीं पाओगे। हानजेन बोलता टीचर कोई बात नहीं मैं समझ गया, आप बस मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम दे दो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और उसके बाद मैं 10 डिफिकल्टी लेवल के लिए मैं कम्प्लीटली तैयार रहूंगा। टीचर बोलते लेकिन हमारे डिफिकल्टी टेस्ट करने एक रूल है, हर एक डिफिकल्टी लेवल के बीच में 5 मिनट टाइम होगा, अगर तुम्हारे पास में कोई तरीका जो तुम 5 मिनट कर सको तो तुम वो ट्राई कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। हानजेन बोलता टीचर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 5 मिनट मेरे लिए काफी ज्यादा होंगे, मुझे बस यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करना है और मेरा काम हो जाएगा। ये बोलने के साथ ही हानजेन वहाँ पे सॉन्ग को प्ले करना स्टार्ट कर देता है और हानजेन के सॉन्ग प्ले करने की वजह से वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही इंटेंस अमाउंट में एनर्जी आने लगती है। ये देख के ऑडियंस में खड़े सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता आगे हानजेन की बॉडी के अंदर ये कैसी एनर्जी जा रही है, क्या हानजेन यहाँ पे सही में एक सॉन्ग के थ्रू रिकवर करने वाला है। सच में ये तो बहुत ही कमाल की बात है, हानजेन के पास में एक ऐसा बीस्ट है जो कि उसको अटैक करने में हेल्प कर सकता है, जो उसको किसी मूवमेंट में सपोर्ट कर सकता है और साथ ही में कितनी कम एनर्जी होने के बावजूद भी वो उसको वापस से हील कर सकता है। लगता है हम लोगों ने यहाँ पे जिया को काफी गलत समझा, वो ही रैंक की वेपन हो ही नहीं सकती, वो तो एक ऑलराउंडर वेपन है और यहाँ पे क्लियरली देख के पता चला इसकी पावर बिल्कुल भी हानजेन से कम नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन जिनजुआन बोल रहा होता है हानजेन मेरे साथ ही आएगा, इसी वजह से वी किंग तुम बिल्कुल मेरे बीच में मत आओ। वी किंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने पावरफुल हो कि तुम मुझे यहाँ पे डरा के हानजेन को मेरे पास से ले सकते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम्हें मार नहीं खानी ना तो फालतू मेरे बीच में मत आओ। तो अभी हम देखते हैं 5th डिस्ट्रिक्ट का हेड ल्यूजिंग आ जाता है। ल्यूजिंग बोलता है मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ हानजेन के पास में रिकवरी की बहुत ही कमाल की एबिलिटी है, तो यहाँ पे ऐसे बंदे को फ्रंटलाइन भेजना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। वी किंग बोलता है ल्यूजिंग 1 मिनट को, क्या तुम भी यहाँ पे हानजेन के लिए कम्पीट करने वाले हो। ल्यूजिंग बोलता है आप लोग काम करो उसे डिस्ट्रिक्ट 5 में आने दो, अगर वो मुझे फॉलो करता है तो फिर यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर बहुत ही कम लोग मरेंगे, क्योंकि मैंने इसकी हीलिंग पावर देखी बहुत ही कमाल की है, जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ हानजेन की वजह से 30% डेथ कम हो जाएगी। ये बात सुनने के साथ ही वो दोनों गुस्सा करते हुए बोल रहे थे फालतू बात करना बंद करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम यहाँ पे हानजेन को नहीं देने वाले, अगर यहाँ पे हानजेन जाएगा ना तो सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोग के मास्टर बीच में आते हैं और सिर्फ एक अटैक के अंदर उन सारे लोग की एनर्जी खत्म कर देते हैं। ये देख के वी किंग और लिन जिनजुआन काफी शौक आते बोलते मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे शोर नहीं कर रहे थे बस बात कर रहे थे कि आखिर हानजेन किसकी टीम में जाएगा।
मास्टर बोलते यहाँ पे डाजिया के अंदर पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने अपने तौर पे अलग कंट्रीब्यूट करता है, तो इसी वजह से यहाँ पे इस तरह की फाइट की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद मास्टर बता रहे थे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फाइटिंग के अंदर काफी कमाल का है, वहीं स्ट्रेटेजीज के अंदर सेकंड डिस्ट्रिक्ट का जवाब नहीं। थर्ड डिस्ट्रिक्ट का मेन काम है कि वो यहाँ पे एरियाज को एक्सपेंड करता है, वहीं जो फोर्थ डिस्ट्रिक्ट है वो रेलिक्स को एक्सप्लोर करता है। फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम हीलर्स है जो कि बैटलफील्ड के इंजर्ड लोग को हील करते हैं। जो 6 डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सारे मैनेजमेंट को संभालने का ट्राई करता है, वहीं जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो उसी के अंदर ट्रेवल करता है। और वहीं बात करें 8 डिस्ट्रिक्ट की तो वो एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टाइप का है जो कि कभी सामने नहीं आता, बस पीछे से काम करता है। और यही जो 8 डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे डाजिया के पिलर्स है। डाजिया को किसी बड़े खतरे से बचाने का काम यही लोग करते हैं। वैसे मैंने यहाँ बहुत पहले सोचा था कि मैं एक 9 डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, पर यहाँ पे उस 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे कोई लायक बंदा मिला ही नहीं, और अब मुझे यहाँ पे लगता है वक्त आ चुका है कि मैं एक 9 डिस्ट्रिक्ट बनाऊं। वी किंग बोलता मास्टर कहने का मतलब क्या है, क्या आप यहाँ पे सही में हान जेन के लिए एक 9 डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं? वही हम देखते लिन जिनजुआन सोच रहा होता क्या मास्टर के हिसाब से हान जेन इतना लायक है कि यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होगा और बिल्कुल हमारी तरह वो 9 डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा। वही हम देखते हैं 10th डिफिकल्टी लेवल के अंदर एक 3rd लेवल का रेड फ्लेम बीस्ट आया होता है। टीचर बोलते हैं यहाँ पे 10 डिफिकल्टी लेवल के अंदर अगर तुम पूरे 3 मिनट सर्वाइव कर पाते हो तो इसका क्लियर मतलब ये होगा कि तुमने यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं वो रेड फ्लेम बीस्ट काफी जोर चिल्लाने लगता है, उसके सिर्फ चिल्लाने की वजह से ऑडियंस में बैठे सारे लोग गिरने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे हान जेन की तरफ देखते हैं तो काफी शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हान जेन भाग क्यों नहीं रहा, उसे यहाँ पे 3 मिनट तक सर्वाइव करना है, पर अगर वो यहाँ पे सामने ही खड़ा रहेगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? हान जेन बोलता है जिया इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए क्या तुम रेडी हो? जिया बोलती है हान जेन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे सामने कितने पावरफुल बीस्ट क्यों ना आ जाए, अगर तुम्हें लगता है हम फाइट कर सकते हैं तो मैं फाइट जरूर करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं हान जेन अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। हान जेन बोलता है मास्टर होने के तौर पे मैं यहाँ पे सर्वाइव करने नहीं आया, मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। तो अभी हम देखते हैं रेड फ्लेम बीस्ट हान जेन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर हान जेन उस अटैक को डॉज कर लेता है। उस रेड फ्लेम बीस्ट के अटैक की वजह से अरीना के अंदर एक काफी खतरनाक धमाका होता है। हान जेन बता रहा होता है एब्सोल्यूट फायर के बाद में अब बारी है एब्सोल्यूट विंड की, चलो आगे बढ़ो और शो करो आगे एब्सोल्यूट विंड कितनी पावरफुल है। हम देखते हैं उस एब्सोल्यूट विंड की वजह से एक बंदे की विग उड़ गई होती है और साथ ही में और भी बहुत कुछ उड़ रहा होता है, जिस वजह से ऑडियंस में बैठे सारे लड़के काफी खुश हो जाते हैं। हान जेन बोलता है कमीने मॉन्स्टर अब तुम पक्का से मारे जाओगे। हम देखते हैं वहाँ पे एक टॉर्नेडो आ गया था जिसके अंदर वो रेड फ्लेम बीस्ट आ जाता है और वहाँ पे उस टॉर्नेडो खत्म होने के साथ ही रेड फ्लेम बीस्ट भी खत्म हो गया होता है। ऑडियंस में बैठे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, हान जेन ने यहाँ पे इतने पावरफुल रेड फ्लेम बीस्ट को इतनी हरा दिया। इसने यहाँ पे एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है ना जो कि अगले 100 साल के अंदर भी शायद ही कोई तोड़ पाएगा। वहीं हम देखते हैं वांग लूम और जियाओ में दोनों की बहुत ही जल गई होती है। वो लोग बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे, हान जेन ने यहाँ पे सारे लोग का फोकस अपने पर ले लिया, कोई भी हमारे पर ध्यान नहीं दे रहा और सच में ये लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ है, आखिर मेन कैरेक्टर के एरिया में रहते हुए कोई इनके ऊपर ध्यान देगा भी क्यों। हान जेन बोलता है इतने हाई लेवल के म्यूजिक को परफॉर्म करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं मैं इसको बाद में रिकवर कर लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ सब कुछ गायब हो गया होता है और हान जेन एक अलग ही स्पेस के अंदर आ गया होता है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था कांग्रेचुलेशन तुमने यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया और अब तुम यहाँ पे सेकंड टेस्ट के लिए एक अलग जगह टेलीपोर्ट हुए हो। हान जेन बोलता पर आखिर तुम हो कौन? हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लिन जिनजुआन होता है। लिन जिनजुआन बोलता है मैं यहाँ पे डाजिया का 2nd डिस्ट्रिक्ट का हेड हूँ और तुम्हारे इस टेस्ट के अंदर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें जो भी फील होता है ना तुम आंसर कर सकते हो। हान जेन बोलता है पर किस तरह के क्वेश्चन? जिनजुआन बोलता है हान जेन मुझे एक बात था कि तुम्हें क्या लगता है ह्यूमंस और मॉन्स्टर के बीच में जो फाइनल फाइट होगी आखिर उसके अंदर कौन जीतेगा? हान जेन बोलता है ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टर जीत जाए पर ह्यूमैनिटी कभी नहीं हारेगी। जिनजुआन बोलता है हान जेन ये काफी इंटरेस्टिंग आंसर था, पर मुझे एक बात था एक स्पिरिचुअल मास्टर होने के तौर पे तुम किस लिए फाइट कर रहे हो? हान जेन बोलता है स्पिरिचुअल मास्टर होने के तौर पे हम लोग इसी वजह से फाइट कर रहे हैं ताकि हम लोग उन मॉन्स्टर से अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि यहाँ पे रह रहे सारे लोग बिल्कुल शांति से रह पाए। साथ ही में हम लोगों ने मॉन्स्टर के हाथों जो भी लैंड खोई है उसको वापिस से पाले और डाजिया के फ्लैग को उसके ऊपर लहराए। तो अभी हम देखते हो मास्टर वहाँ पे आके बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हारा आंसर काफी कमाल का था, अब मुझे एक बात बताओ क्या तुम मेरा डिसाइल बनना पसंद करोगे? जिनजुआन बोल रहा होता है इनसे मिलो, ये है मेरे मास्टर ली सूटोंग, शायद से तुमने इस वर्ल्ड के अंदर मास्टर ली सूटोंग का नाम तो सुना ही होगा। स्वागत है। हान जेन बोलता है क्या आप मास्टर ली सूटोंग है? हमारे पूरे के पूरे डाजिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली। अब आखिर मास्टर ली सूटोंग है कौन जिसका नाम सुन के हान जेन इतना शॉक हो चुका है, और क्या हान जेन मास्टर ली सूटोंग का डिसेबल बनेगा या फिर नहीं बनेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।